हाँ सोनाली, पहचानती हो? पहचान तो रही होगी तुम। हालांकि हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उससे तो थोड़ा स्मार्ट थे ना, तुमको भी सोचना चाहिए था ना। दुकान देख रही हो, आज टाटा का स्काई बेचते हैं हम, ये फ्रिज, ये टीवी, ये वॉशिंग मशीन, आज सब अपना दुकान पे रखते हैं। आज 5-5 गो एम्प्लॉय रखते हैं सोनाली, समझे? 5-5 गो एम्प्लॉय रखते हैं, ये वो खाली डिब्बा काटता है, समझे? हमारे पापा आए थे, हमको बोले थे ना कि बेटा इतना सामान ले रहे हैं, थोड़ा डिस्काउंट हो जाए क्या? और तुमको पता है हम तुम्हारे पापा को क्या बोले थे कि नहीं चाचा नहीं होगा। हेलो, आवाज देते हो पीछे तक? देखो, हमारा नाम है युगल किशोर भारती और हमारे बाबूजी कह लो पान के गुमती। तैयो मिडिल क्लास के लड़का ठान लग दुनिया में अपन नाम के गाड़े लकोची खूंटी। जब होश संभाली ना तो बड़ी कुछ याद हली होती घड़ी, लेकिन यहाँ पर समझे में ना आते है हमरा कि कैसे 15-20 मिनट में 28 साल के जर्नी तो होने के सुना दियो हम। कोशिश कर भाई कि जितना कहानी हमारा साथ बीतलक है ओकरा में से कुछ बढ़िया बढ़िया कहानी तोहनी के सुनाइयो, ताकि तोहनी वहाँ बैठल बैठल मोटिवेट हो जाऊं। सबसे बड़का चीज हलो हमारे लाइफ के ना कि हमरा 8वां तक पते ना हलो, मतलब हमको 8 क्लास तक पता नहीं था कि मेरे पिताजी करते क्या है। ये भी पूछता था, जो भी पूछता था, कहीं अगर फॉर्म में भी लिखना होता था ना तो हम लिखते थे माय फादर इज ए बिजनेसमैन। आज भी लोग जिनका ठेला वगैरह लगता है, कहीं दुकान वगैरह सब्जी उब्जी बेचते होंगे, तो उनके जो बच्चा उच्चा है वो लोग ऐसे लिखते हैं कि माय फादर इज ए बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन का परिभाषा उस वक्त कुछ अलग नहीं था, नहीं अलग अलग चीजों में बांटा हुआ नहीं था। 100 रुपये वाला कमा रहा है तो उसका भी पापा बिजनेसमैन है, 100 करोड़ कमा रहा है तो उसके भी पापा बिजनेसमैन है। तो मानी वाला फिर आता था उस वक्त। लाइफ जैसे जैसे बढ़ा ही ना तो हमनी के बहुत कुछ सिखा दी। तो हमरा सिखेलो कौची पेशेंस, धैर्य रखेला, जो धैर्य के साथ तो सब भैया बैठे में सुनने लगी। पेशेंस हर जीवन के अलग अलग स्टेज पर हमरा सिखेल के, और ई हम सीखली कहाँ से? हम अपन घर से। और घर में हमरा सिखा रहे हमार माँ। हमार माँ से बढ़कर के दुनिया में, बाबूजी से बढ़कर के हमरा दुनिया में कोई सिखावे ला पैदा ना मिला। लेकिन एक तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है या फिर जो भी रहा मेरे घर में, रोजाना बतंगड़ होता था बात का और झगड़ा होता था, किसी बिना फालतू के बातों का बतंगड़ बनाया जाता था। और हम रोज देखते थे कि हमारे घर में मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो रहा है। और पता है हम क्या करते थे? हम एक कोना पकड़ के और गौर करते थे, अच्छा ये हीरो है और ये हीरोइन है। मतलब मेरे घर में स्क्रीन पे चल रहा था और एक्टर तैयार थे, और हम एक आपके जैसा विजुअल व्यूअर जो है दूर से बैठ करके खाली गौर कर रहे थे। घरे से हम सीख गए ना कि मेथड एक्टिंग कोची होगा है। जे थिएटर फील्ड से हम हूँ, थिएटर वाले जितने भी लोग होंगे अगर यहाँ बैठे होंगे तो वो लोग जानते हो कि मेथड एक्टिंग क्या होता है। मेथड एक्टिंग वही होता है कि हर एक कैरेक्टर के जगह पर अपने आप को रखिए और वहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए, वो मेथड एक्टिंग है, अपने अंदर बसा लीजिए। तो हम देखते थे कौची ना कि हमारे घर में रोज ड्रामा चल रहा है और हम उसको गौर करते थे, कभी सब्जी के लिए तो कभी टीवी के लिए तो कभी झाड़ू के लिए तो कभी कुछ के लिए। मजा आता था उस वक्त। और एक चीज का खुन्नस भी अंदर था कि इतना छोटा परिवार से नरसंहार उस वक्त, मतलब जब हमारे पिताजी गांव से लौटे थे शहर में पटना में, तो नरसंहार अपने चरम सीमा पर था। बिहार में नरसंहार का अलग अलग कहानी है बहुत जगह। तो हमारे पापा भी अरवल से लौट करके पटना आके बस चुके थे, पान में घुमटी लगा दिए थे। जैसे धीरे धीरे बड़ा हुए उसे उसे हम लोग जब आँख खुला बढ़िया जब होश आए ना, तो हमको लगा समाज में ना कि ओ जिसके घर पे फ्रिज है, गोदरेज है, दीवान पलंग है, एसी है, वही अमीर लड़का है। अमीरी का डिफिनेशन हमको समझ में आया। और बचपन से हमको फिर उससे थोड़ा मन मुटाव हो गया थोड़ा सा। हमको जीवन में कभी 4 व्हीलर खरीदने का शौक ही नहीं हुआ था। काहे कि बचपन से साइकिले पर हम घूम रहे थे और मजा दोस्त इतना था कि पूछिए मत। इसलिए हम अपना औकात ताक लिए थे कि कितनों हाथ पैर मारेंगे तो 4 व्हीलर खरीदाएगा। तो हम संतुष्ट हो गए थे, नहीं हम साइकिले पर घूमेंगे। तो कोई सपना नहीं रहा ऐसा। सपना बस एक ही चीज का था कि जहां भी रहे ना बीच में वहां पर खुशियां खाली बांटते रहे। तो क्लासों में हम बड़ा हिरंग लड़का थे। क्लास में हम बैक बेंचर थे। हम तो बैक बेंचर का एक अलग कहानी है।
क्लास में हम बैक बेंचर हलियो और सारा खेला बैक बेंच पे हुआ लो साउंड से खेला तो नहीं सब अवगत हो मुझे जो बैठा हूँ सब हमारे वो हिंदी के मैडम हथिन समझना हूँ तो हमारा ना मम्मी के उम्र के हथिन साइंस वाली ये मैडम हथिन ना उनका पर तो नहीं हुटिंग कर सका काहे कि उन खरा चलते हम पहले हिंदी मीडियम में हली इंग्लिश मीडियम में नाम लिखाया पड़ रहा हमारा काहे कि हम थोड़ा मतलब पढ़ाई लिखाई में एवरेज से अच्छा थे तो मैडम ही हमको सजेस्ट की कि बाबू तुम ना इंग्लिश मीडियम में आ जाओ तुम अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है तो मैडम का बात हम थोड़ा सीरियस लेकर के आ गए थे। अब जैसे कि हम लोग बिहारी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के मम्मी पापा की तरह हमारे मम्मी पापा की सोच दूसरा नहीं कि कौची करता है नाटक नौटंकी ये सब बात राड यार काम है तुम ही सब मत करो झूठो मूठो टाइम पास कर रहा है सरकारी नौकरी जाकर करो ना जाकर देखो फलाना के बेटा एकदम बीपीएससी की तैयारी निकाल लिया आरआरबी का एग्जाम देकर के निकाल लिया है और तू कौची करता रहता है दिन भर। तो हमको मतलब 10 तक सक पका गए थे कि अब लगता है इसमें हम अपना करियर नहीं बना सकते हैं। अब खुल के बात करने में भी अच्छा नहीं लगता है कि पापा हम एक्टिंग करेंगे काहे भाई काहे कि एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हो गया ना स्कूल में हमको कि हमारे प्रिंसिपल जो थे हमको बोले ना कि बेटा मनोज तिवारी से तुमको भेंट करा देंगे लेकिन उसके लिए तुमको 4 लाख रुपए लगेगा। और हम बचपन से ही हर एक इवेंट में चाहे 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो हम नाटक ड्रामा जो भी है एक्टिंग सिंगिंग सब करते थे हम। और रिकॉर्ड था कि एक इवेंट के दिन हम 10-10 को इवेंट मतलब प्रोग्राम किए थे हम। तुरंत कभी हम जा करके सज रही गली तेरी अम्मा में ताली बजा रहे हैं तो जा करके चतुरनाथ करके श्रृंगार बजा करके गमछी पहन करके रात भर तैयारी करना पड़ता था। फिर एक भिखारी का रोल था तो रात के भर बैठ करके लुंगी में फटा कपड़ा सिल रहे ताकि भिखारी का थोड़ा सा लुक आ जाए। तो ये सब कहानी चल रहा था और ये सब मेरे कहानी का मतलब फ्रंट फेज नहीं था ये सब बैक में चल रहा था। फ्रंट में रखते तो रोज झाड़ू से कुटाई होता हमारे पास। 10th तक मेरा हाइट जो था 4 फुट 7-8 इंच रहा होगा तो हमको अपना इतना आकलन भी था कि हमको आर्मी उर्मी में हो नहीं पाएगा आर्मी में नहीं जा सकते हैं। अब बचपन से वो हम IAF हम फुल फॉर्म रटते थे इंडियन एयर फोर्स। जब भी पूछता था कि बेटा बड़ा हो क्या बनोगे तो बोल तो देते थे कि IAF बनना है हमको। लेकिन जब हम बड़ा हो गए तो साला हम देखे क्या ना कि वहां पर एज तो ठीक है लेकिन हाइट वाला हम जो सेक्शन था ना वहां हम छट जा रहे थे। और ये ऐसा हमको लग रहा था लेकिन हमको बाद में पता चला कि मेरे जैसा बहुत लोग दुनिया में है। तो हम चुपचाप कॉम्प्रोमाइज कर लिए अपने आप से मतलब जजमेंट भी मेरे अंदर था कि जजमेंट हम कर लेते फटाक से नहीं ये चीज ना हो तो तोरा से तू ये काम कर फटाक से। तो हम अपने आप को डिसाइड कर लिए क्या चीज़ कि हमको अब करना है इंजीनियरिंग। और हम मैथ और केमिस्ट्री में बड़ा बढ़िया थे तो हमको इंजीनियरिंग में हो गया। ट्रिपल ई दिए थे ट्रिपल ई में कुछ नंबर आ गया। एक तो दोस्त था हमारा भोपाल में उसके पापा सजेस्ट कर दिए कि बेटा एगो सीट खाली हो। वहाँ जाने के बाद पता चला कि बहुत सारा खेला होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में भी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज का ऐसे ही फेज मेरा शुरू हुआ तो हमारे कुछ मित्र बने। और हमको ऐसा लगता है कि अगर आपका लाइफ अगर आपको कहीं अच्छे दिशा में लेकर के जा रहा है तो आपके आसपास के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, आपके दोस्त का, आपके माता पिता का। तो हमारा जो संगत था वहाँ बहुत बढ़िया था। मतलब बढ़िया कहने का मतलब ना कि मेरा एक दोस्त था परमेश्वर, अधिराज, सुजीत, पीयूष, ऐसे ही और भी दोस्त थे हमारे। लेकिन ये 3 लोग हमारे जीवन में बहुत खास मित्र थे। वो हमको सिखाया ना कि कैसे तुमको बाहर में एटिकेट्स वगैरह थोड़ा सही से रखना होता है, मैनर्स में बात करना होता है, बाल वाल कटवा के आना होता है, नाखून वाखून सही रखना होता है, और इंटरव्यूअर के सामने बैठ करके इंटरव्यू कैसे अंग्रेजी में तुम दोगे। ये मेरे दोस्त हमको सिखाए। काहे कि हम थे बहुत खुश मिजाजी टाइप के लड़का। हमको ऐसा लगता था ना कि हम अपना बचपन कभी छोड़े ही नहीं। लेकिन आपको बड़ा होने के लिए आपको बचपन को छोड़ना पड़ता है शायद। तो हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि छोड़े, अब यहाँ छोड़े, अब यहाँ छोड़े। लेकिन एक पल के लिए तो छोड़ दिए थे इंटरव्यू क्रैक करने से पहले। उसके बाद जब जॉब मेरा हुआ मुंबई में 2 दिन मात्र हम जॉब किए सीज फायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में। सेल्स का जॉब था, मैकेनिकल का पढ़ाई किए थे हम, समझे। मैकेनिकल का पढ़ाई करने के बाद जब सेल्स का जॉब मिला ना तो सबसे ज्यादा अखर हमको वहीं पर पड़ा। काहे भाई, पढ़ाई करूँ मैकेनिकल के तो सेल्स में नौकरी करूँगा, ये हमको गवारा नहीं। इससे अच्छा है कि साला हम अपना पैशन फॉलो करेंगे। और मेरा पैशन क्या था? एक्टिंग, यही करना था हमको। अब
मुंबई में हम बैठे थे, 2 दिन जॉब किए हम। 2 दिन जॉब करने के बाद कहाँ पता दिमाग में कहाँ समझ में आया ना, हमको लगा कि कंप्यूटर के सामने हम 9-9 घंटा बैठ करके ट्रेनिंग कर ले रहे हैं, 9 घंटा हम घर में बैठ के पढ़ेंगे ना यूपीएससी निकाल लेंगे हम। और ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी हो गया। मतलब बैठे बैठे मेरा एक और दोस्त ज्वाइन किया था, साथ में हम दोनों किए थे। वहां से हम लोग तुरंत एकदम एचआर को मेल लिखे, सर आई एम रिजाइंड योर कंपनी। एक तो पापा को फोन किया, पापा हम रिजाइन मार दिए कंपनी में। पापा चुप, बेटा तो रिजाइन मार दिया। लेकिन मेरी मम्मी पीछे बैठ करके गुस्सा हो रही थी, काहे कि मेरी मम्मी दूरदर्शिता वाला चश्मा बहुत पहले से ला कर रखी है। उसको पता है कि नौकरी नहीं कर, रिजाइन मार दिया, अब ही ढनकेगा इधर उधर। और वास्तविकता में हम 2 साल बहुत ढनके इधर उधर, और वही 2 साल हमको जीवन का पूरा लाइफ सिखा दिया कि क्या स्ट्रगल होता है, क्या पेशेंस होता है, और कौन सा डिसीजन आप किस जल्दीबाजी में जाकर के ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है लाइफ के लिए। काहे कि मेरे परिवार का भी एक्सपेक्टेशन हमसे जुड़ ना गया था। मम्मी पापा को लग रहा था कि बेटा के प्लेसमेंट हो गया है, तो नौकरी हो ही गया है, अब बच कौच गया, इकलौता लड़का है घर के, बेटी के ब्याह कर ही दिए, तब बेटे के ना ब्याह कर रहा है, यही सोच रहे थे। और तब तक हम सपना पर पानी फेर चुके थे। काहे कि मेरा सपना पर पानी फिर रहा था। थोड़ा मतलबी हो गए थे हम डिसीजन लेने में। उसके बाद फिर मुंबई से मेरा रुख दिल्ली की तरफ हो गया, और दिल्ली की तरफ हम झूठ बोल के अपने घर में गए ना कि हमको वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जॉब मिल रहा है। वो साल 2016 रहा होगा, हाँ 16 ही था, नवंबर के आसपास में हम वहाँ चले गए थे झूठ बोल करके। और दिल्ली में जाकर के हम एक मुंडरीका जगह है दिल्ली में, जानते हैं हौज खास के आसपास में, तो वहाँ पर रेड लाइट एरिया भी है। तो मेरा एक दोस्त था जो कॉलेज में पढ़ता था साथ में, तो वहाँ पर उसको एक रूम मिला हुआ था सस्ता, 7,000 सस्ता है वहाँ पर। तो हम वहाँ पर जा करके 15 दिन रहे थे, और कुछ लोगों से हम पता किए कि भाई यहाँ पर गुड़गांव किधर पड़ता है, इंडस्ट्रियल एरिया किधर है, तो बताया कि मनेसर साइड जाओ, गुड़गांव साइड जाओ, लास्ट मेट्रो स्टेशन हुडा सिटी सेंटर है, वहाँ पकड़ करके तुमको होंडा चौक तरफ जाना पड़ेगा। तो हम उस वक्त मतलब इंजीनियर थे, तो भाई इतना तो रूट मैप हमको देखने आता था, गूगल मैप देखने आता था, तो हम समझ, हम बोले कि बस इतना बताओ लास्ट मेट्रो कौन है। पकड़े वहाँ निकल गए। मनेसर जब गए ना, एमटी मनेसर, तो हम हक्का बक्का रह गए। काहे कि वहाँ इंडस्ट्री तो दिख रहा था, लेकिन इंडस्ट्री के बाहर कोई आदमी नहीं दिख रहा था हमको। सब ऑफिस के आगे गेट कीपर, सब ऑफिस के आगे गेट कीपर। अब हम इतना मतलब मासूम लड़का थे ना, इतना मतलब बुड़वक कहिए या मासूम कहिए, हम हर दिन 50 कॉपी निकलवाते थे अपने रिज्यूम का, और हमको लगता था ना कि गेट कीपरवा के दे देंगे ना, तो शायद मलिकवा के पहुंचा देगा, और अगर वैकेंसी होगा ना तो हमको दे देगा। तो हम 15 दिन ऐसे ही घूमे। हम सोचे कि यही कंपनी एवे करता है कॉलेज, तो हम इसी के पास जाकर के देंगे इंटरव्यू लो। लेकिन हम यहाँ फेल हो गए। तो फेल तो हो गए, लेकिन ढीठ थे बहुत, हार नहीं माने थे हम बोले कि यहाँ हम भले फेल हुए, लेकिन कहीं और नहीं फेल होंगे हम तुरंत डिसाइड किए वहाँ से क्या ना कि मेरा एक दोस्त था, वो मुखर्जी नगर में रहता था, और मुखर्जी नगर आप लोग सब अवगत होंगे, वहाँ यूपीएससी का पूरा माहौल है। तो वहाँ पर जाकर के हम एसएससी और यूपीएससी का तैयारी कर लेंगे। उस वक्त कुछ समझ में आ रहा था, नौकरी है ये नहीं था, लाइफ कहीं चल रहा है, आपको दिल्ली में स्टे करने के लिए एक तो बहाना चाहिए था, बहुत तगड़ा बहाना। और हमको लगता है कि माँ बाप को अगर आप बताते हैं कि सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा ही खुश हो जाएंगे। अब मुखर्जी नगर हम पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद साल 2017 का लास्ट हो गया था ये, और 31 दिसंबर 2017 को, तारीख हमको इसलिए याद है काहे कि मेरे जीवन का बहुत अहम दिन है। आप लोग बिहारी नंबर 1 चैनल का नाम सुने हैं? हम बिहारी नंबर 1 चैनल के क्रिएटिव हेड थे, जिसको भी नंदन भैया लोग सब मिलकर रन करते थे। और उनसे हम कैसे मिले? ऑनलाइन हम मिले 2013 में जाकर के। उनका एक फिल्म आया था गैंग्स ऑफ बेरोजगार, वो थे विश्वजीत भैया थे, अभिनव आनंद भैया थे, सब मिल करके। तो ये किड्स के लड़के लोग बनाए थे अपने कॉलेज में रहते वक्त। तो हम उस ये फिल्म का बहुत बड़ा फैन थे। तो इकलौता हम फैन थे ऐसा ना जो उस पूरे वीडियो को, पूरे सीरीज को ना, उस वक्त जब यूट्यूब का उतना क्रेज नहीं था 2013 में, हम भोपाल वगैरह में उसको पूरा वायरल किए थे। काहे कि हमको मजा आ रहा था, हमको मजा आ रहा था कि मेरे क्षेत्र का भाषा सुनने के लिए हमको मिल रहा है, सीरीज देखने के लिए मिल रहा है। उस वक्त से हम कांटेक्ट में थे, फेसबुक पर हाय हेलो होते रहता था। और जा करके हम 2017 31 दिसंबर को हम जाकर के मिले, उनसे मिले
आप तो नीलोत्पल मृणाल का भी नाम सुने होंगे। तो नीलोत्पल भैया से भी उसी दिन मिले और क्षितिज रॉय भैया हैं, राइटर है वो भी, तीनों से एक ही दिन मिले और तीनों मतलब हमारे जीवन के बहुत अच्छे लोग हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग मिले। अंदर में जुनून था क्या ना कि हमको फिल्म बनाना है, फिल्म करना है, एक्टिंग करना है, लेकिन पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या होता है कैमरा, कर्टन क्या होता है, पर्दा क्या होता है, चोरी छिपे सब सीख रहे थे। भोपाल में जब इंजीनियरिंग करते थे हम, तो उस वक्त हम थिएटर चुपचाप सीखते थे, किसी को बताते नहीं थे कि हम थिएटर कर रहे हैं। नहीं तो हो सकता था कि घर से जो पैसा आता था 3500 रुपया, वो भी नहीं आता हमारे पास सर्वाइव करने के लिए, तो बहाना करना पड़ता था। यही एक कारण था 3500 रुपया का, जो हमको लाइफ में सिखा दिया ना कि लिफ्ट कैसे लोगों से मांगते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण था कि हम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में ना 3 साल खाली लिफ्ट से बिताए थे। जहाँ जाना होता था ना भैया, हर दिन हमसे पूछता था ना, लिफ्ट देने वाला आपसे पूछेगा, स्वाभाविक सा बात है, कौन हो बाबू, कहाँ जाना है, तो हम कभी बोलते थे हम एक्टर हैं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है। हम कभी बोलते थे हम एक्टर हैं, कभी बोलते थे हम सिंगर हैं, कभी बोलते थे कि हम कंपाउंडर हैं, कभी हम बोलते थे कि भैया मेरा किराना का दुकान चलता है। तो हम अलग अलग दिन अलग अलग कैरेक्टर बन करके लिफ्ट मांगते थे। उस बीच में मैं पकड़ा भी जाते थे एक आध दो बार, जब एक आदमी कॉमन मिल जाता तो मेरा आदत ये हो गया था ना कि हम जिस भी नया शहर में आते थे ना, उस शहर के कम से कम 10 किलोमीटर रेडियस को ना हम पैदल नाप जाते थे दौड़ करके। रनिंग करने का थोड़ा आदत हो गया था उस वक्त, उसके बाद थोड़ा आदत छूट भी गया, इसलिए हल्का थोड़ा मोटापा शरीर पे चढ़ भी गया था। तो ये जो रनिंग करने का आदत था ना, यही मेरे जीवन में बहुत अहम था। और हम लोग के बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अनहरिया में भोर के वक्त कोई भी काम सोचो ना तो बड़ा बढ़िया काम होता है। माता सरस्वती शायद विराज करती हैं। तो ये आदत था, तो यही आदत हमको कहाँ तक रह गया, मुंबई तक रह गया। दिल्ली से एक जनवरी मिला, वहाँ मिले हम विमनंदन भैया लोग से, बिहार नवन के सारे टीम से, और काम करने का एक जुनून था। वहाँ से फिर पटना में कुछ दिन काम किए हम। पटना में सारे कोचिंग में जाते थे हम साइकिल से जाते थे वहाँ पर, और सारे कोचिंग वाले को जाकर बोलते थे कि सर हम बिहारी नंबर 1 चैनल से हैं, और अगर आपको अपने संस्थान को प्रमोट करवाना हो तो आप हमको स्पॉन्सर कर सकते हैं। कोई आइडिया नहीं था दोस्त कि सामने वाला पैसा कैसे देगा, कहाँ से पैसा आता है, कैसे फिल्म बनता है, कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन कौन स्पॉन्सर करेगा, कुछ का आइडिया नहीं था। 0% आइडिया था क्या मेरे पास, एगो कॉन्फिडेंस था, एगो साइकिल था, एगो पैजामा कुर्ता था, और ललाट पर चमक था कि सामने वाला आदमी मेरा बात काटेगा नहीं। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा चीज, जब साइकिल से पैजामा कुर्ता पहन के जाते थे तो साइकिल हम कोई भी संस्थान से 200 मीटर पीछे लगाते थे। काहे कि समझे नहीं, जजमेंट नहीं करे। बिहार के लोग जज करने में बहुत आगे हैं। जज नहीं कर रहे कि सामने वाला बंदा साइकिल चला करके आया है मेरे पास, काहे लगी भाई स्पॉन्सर के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम जितना भी संस्थान में गए ना, वहां से एको को स्पॉन्सर नहीं आया। लेकिन ढीठ थे, बचपन में इतना क्रिकेट हारे थे ना कि फिर भी जीतने का उम्मीद लगाते थे। तो वो चीज हमको बांधे हुए रखा। हम बोले कि यहाँ ना देते है तो कोची करबी, चल एक और कोचिंग में घूमिला नहीं हमरा, कहीं ना कहीं से तो पैसा मिले तो रुके लगी। अब मम्मी पापा के दिखा दे कि हाँ मम्मी हुआ गेल ना ली तो पैसा मिल लोगे। लेकिन पानी फिर गया तो पैरेलली मेरा गवर्नमेंट का एग्जाम भी चल रहा था। यूपीएससी का फर्स्ट पेपर निकाल लिए थे हम, तो बड़ा खुशी था। सेकंड पेपर नहीं निकला था। उसके बाद एसएससी जब दिए ना, तो एसएससी का भी फर्स्ट पेपर प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला। उसके बाद आरआरबी में खेला हो गया मेरे साथ। जनरल से थे तो 1.3 नंबर के चलते मेरा जाकर के छट गया। और मेरा दोस्त ओबीसी से था, वो निकल गया। हम बोले कि ओ वाह बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेसन। लेकिन तब तक हम अपने घर परिवार को कह दिए थे कि मम्मी अगर ये वाला एग्जाम ना निकलता हो तो हम पढ़ाई लिखाई ना करो, अपन पैशन फॉलो करबो, हम चल जाओ मुंबई। और वहाँ के बाद फिर मुंबई का जर्नी शुरू हो गया मेरा। आरआरबी का एग्जाम नहीं निकला मेरे लिए, अच्छा भी था खराब भी था जो कहिए। लेकिन 31 जनवरी को हम वहाँ से हम मतलब पटना से मुंबई की ओर रवाना हो गए थे। और अगला दिन आरबीसीजे नाम की एक कंपनी है, रजनीकांत बसेस सीआईडीएस, मीम्स वगैरह बनाती है। और वहाँ हम जाकर के एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन कर लिए। 1.5 साल 2 साल वहाँ पर काम किए। और काम करने के उपरांत बीच में हमको मुलाकात विश्वजीत भैया से भी हो गया वहाँ पर। ऑलरेडी हम लोग पहले मिल चुके थे, लेकिन हम लोग तब तक रूम पार्टनर हो गए थे हम लोग। तो अब सबसे बड़ा चीज़ था कि मुंबई में रहने का हर दिन का बहुत पैसा लगता था। हम लोग को वहाँ पर अंधेरी ईस्ट मेट्रो के पास में रहते थे,
और हम लोग का महीना का खर्चा था 35,000 रुपया रेंट था। यहाँ पर 35,000 कहेंगे तो इतना में तो 2-3 आदमी की सैलरी हो जाएगा यहाँ पर ही, लेकिन वहाँ पर देना पड़ता था। तो हम जब कैलकुलेट किए ना तो हर एक घंटा का मेरा पैसा लग रहा था, मतलब हम टाइमों पास कर रहे हैं तो साला उसका पैसा दे रहे हैं मुंबई में। तो जैसा कि मेरा दौड़ने वाला आदत था तो हम क्या बोले ना कि ए भैया चलो ना भोरे भोरे मॉर्निंग वॉक करे चलाई हमने, यहाँ से जुहू बीच बड़ी नज़दीक में bahूँगा, चलो बड़ी मजा आए तो घूमे में। तो जुहू बीच हम लोग मतलब 3-4 दिन 5 दिन अस्कती करते 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 एक दिन फाइनल हो गया। अंदर का जो कोढ़ीपना था, आलसपना था, उसको दूर किए और हम लोग मॉर्निंग में निकल गए घूमने के लिए। हमारे रूम से जुहू बीच 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता था और अप डाउन मिला करके 12 किलोमीटर। तो हम लोग मॉर्निंग में टहलने जाते थे और जैसे ही जुहू बीच पर पहुंचते थे तो देखते थे कि क्या नज़ारा है यहाँ पर। हाँ भाई, वहाँ पर खतरनाक सीन है। वहाँ देखने के बाद लगा कि ऑलरेडी यहाँ सिनेमा चल रहा है। तो हम सोचे कि यार यहाँ पर आने के बाद टाइम वेस्ट करना खराब चीज़ है, यहाँ इसको यूटिलाइज करें तो बड़ा मजा आएगा। और हम लोग डिसाइड किया, हम और विश्वविद्यालय क्या ना, कि मोबाइल निकाल जाओ हो, मोबाइल निकाल के कौची कर जाओ। तो उस वक्त IPL चल रहा था, IPL टॉप। तो IPL चल रहा था तो हम लोग क्या किया, IPL का रिव्यू करना शुरू कर दिया हम लोग। और IPL का रिव्यू करना शुरू कर दिया और किए किसमें, मगही लैंग्वेज में। अपना जो हम लोग का जो ओरिजिनल लैंग्वेज मगही है, तो मगही लैंग्वेज हम लोग करना शुरू कर दिए। और उस वक्त तक एक भी क्रिएटर नहीं ऐसा था जो मगही में वीडियो बनाता है। अभी के वक्त में ऐसा 400 से 500 क्रिएटर हो गए जो अब मगही में कंटेंट बनाते हैं और उनका घर चलता है कम से कम 400-500 लोगों का। उससे पहले मतलब हम लोग जब शुरुआत किए तब तक मगही में कोई नहीं बनाते थे। तो उसके बाद अच्छा भी लगा यार, चलो हम लोग कुछ अच्छा चीज़ क्रैक कर लिए हैं। अब कंटेंट बनना शुरू हो गया, तो लॉकडाउन लग गया दोस्त। अब लॉकडाउन लग गया तो वहाँ पर जो जॉब था हम लोग का, कॉस्ट कटिंग भी होने लगा, थोड़ा सा हायरिंग था तब हायरिंग भी शुरू हो गया। वहाँ पर सब लोग को देख रहे हैं, सब अलबलाने लगा। 10-15 दिन तो सब रूम में जो पैक रहा ना, सब अलबलाने लगा, छटपटाने लगा कि ये भाई हमारा लगता है यही घर में मौत हो जाएगा। अब उस वक्त हम लोग का काम क्या था, हम लोग थे क्रिएटर भाई, हम लोग क्या है, आर्टिस्ट हैं। तो आर्टिस्ट का भाई एक काम एक होता है, दायित्व है आर्टिस्ट का। हमको ऐसा लगता है कि आप कॉमन पीपल से हट के अपने आप को रखिए, सोचने का विजन अलग रखिए, तब आप आर्टिस्ट बीच में स्टे कर पाइएगा। कॉमन पीपल जितना भी लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही दिन भर डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में है। बहुत 100 तरीका का है, मतलब उसके पास टेंशन है, वो ले रहता है झूठ मूठ का। तो हम लोग को सोचे ना कि अगर हम लोग भी टेंशन लेकर के फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो हम लोग को समझाने वाला कोई नहीं है। हम लोग चलो दूसरा को समझाने वाला है, तो अपने आप को खुद ही संभालना पड़ेगा। और खुद के माई बाप हम लोग उस वक्त तक थे कि चलो भाई अब यहाँ से कंटेंट बनाना अब चाहिए रूम में बैठ करके। तो फिर हम लोग कंटिन्यू किए मगधी वॉइस का नींव डालने के लिए कि हाँ कैसे अब किया जाए। तो वहाँ बैठे बैठे हम लोग मगधी वॉइस बना दिए चैनल। तब तक हम लोग बना दिए चैनल। बनाने के बाद फिर हम लोग मगही में कंटेंट बनाना शुरू किए, मगही में सारा चीज़ बनाना शुरू किए। और उसके बाद फिर एक मगधी वॉइस जो था एक अलग लेवल पर काम करने लग गया। हम लोग डिसाइड किए कि फिर जाकर के पटना लौटेंगे, बिहार लौटेंगे और बिहार में रह करके फिल्म वगैरह बनाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद इतना मुद्दा दिखाई दिया ना हमको मार्केट में कि हम खुद साला डिप्रेशन में चले गए थोड़ा सा। कहे कि यहाँ पर रिजल्ट के लिए धांधली, एग्जाम के लिए धांधली, स्टेशन पर अगर टिकट लेना है तो उसके लाइन में मारा मारी के लिए धांधली, सीट लूट कर रुमाल फेंकने के लिए धांधली, सब जगह धांधली है भाई। बहुत टेंशन है लाइफ में। मतलब सरकारी अस्पताल है तो वहाँ टेंशन, सड़क पर गड्ढा है तो वहाँ टेंशन। हम कहे यार सब जगह टेंशन है। अब इन लोग को समझाए बुझाए कौन? अब इतना आदमी के अब इंटरटेन करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा समझ नहीं आ रहा था। तो हम लोग अवेयरनेस पर काम करना शुरू किए। फिर अवेयरनेस पर काम करना शुरू किए, लोग कनेक्ट होते गए और हम लोग धीरे धीरे काम किए स्टूडेंट के लिए, उन लोग के लिए मोटिवेशन के लिए कुछ वीडियो वगैरह बनाए, एग्जाम को लेकर के सारा चीज़ सपोर्ट किए। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लाइफ में चल रहा था। फिर डिसाइड किया हम लोग क्या ना कि अब हीरो वाला थोड़ा निकालना पड़ेगा अंदर से, अब ज़रा वेब सीरीज फिल्म पर काम करना पड़ेगा। तब जा करके हम लोग का अभी एक वेब सीरीज आया है, 2 एपिसोड में अभी आया है, देखिएगा उसको जा करके, बसंतपुर डायरी के नाम से। हाँ, अब सबसे बड़ा चीज़ था कि हम लोग सोचते थे कि बिहार में अपना फिल्म इंडस्ट्री होगा, दिखाई नहीं देता था। इंडस्ट्री कहीं दिखाई देता है, जा करके देखना पड़ता है उसको। अब आप लोग बताइए ना, अपने बताइए ना, कितना बहुत सारे इसमें क्रिएटर लोग भी होंगे। आप लोग खुद अपने अपने घर रह करके, अपने अपने एरिया में रह करके कंटेंट बनाते होंगे। तो दोस्त इंडस्ट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, अब नज़रिया बदलना है कि नहीं है, अब सब है यहाँ पर। बिहार में एक क्रिएटर हैं, आदर्श आनंद को ले लीजिए, केशव सबलूल है को ले लीजिए, MBS फिल्म को ले लीजिए, फिर मैथिली को ले लीजिए, बहुत लोग हैं भाई। तो अब अच्छा लगता है थोड़ा।
लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ के बावजूद भी ना एक चीज़ हमको ऐसा लगता है ना कि कभी कभी हम भीड़ में अपने आप को खो देते हैं। हमको ऐसा लगता है ना कि हमको अल्हड़ बनना था, हमको यार लोट पोट करना था, हमको असल आज़ादी के साथ जीना था। लेकिन अब ऐसा लगता ना है कि मेरे ऊपर अब कोई नहीं हमको समझाने वाला, हमको अपने आप को समझा करके आप लोग को भी समझाना पड़ेगा। बस एक चीज़ कहना चाहते हैं दोस्त, क्या ना कि हर आदमी के अंदर ना एक चाह होता है कि उसको कोई दुलारे, उसको कोई प्यार करे, उसको कोई समझाए गलती करने पर। लेकिन कोई कोई ऐसा लोग होते हैं ना जिनको खुद ही ऐसा करना पड़ता है, उनको कभी दुत्कारिएगा नहीं। काहे कि ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेशन झेल चुका होता है, इतना हार झेल चुका होता है, इतना स्ट्रगल कर चुका होता ना है कि शायद आप उसको 1 मिनट में जज करने के लिए शायद खड़ा हो, लेकिन उसके अंदर में जो लड़ाई चलते रहता है ना, उससे वो हमेशा लड़ते रहता है, हमेशा लड़ते रहता है। यही देख लीजिए कि हम आप लोगों को कहानी सुना रहे हैं और कल हम अपना पापा का ऑपरेशन करवाए हैं आपका। रात में जाकर के हम फिर कैसे कैसे गाड़ी पकड़े, हमको यहाँ का अंदाजा नहीं था। हम पहला बार खुद लेकर गाड़ी यहाँ तक हम आए, तो हमको अंदाजा इस तरफ का नहीं था। तो करना पड़ता, लाइफ इज ऑल अबाउट अ स्ट्रगल, और स्ट्रगल हर आदमी को करना पड़ता है। इतना मेहनत कीजिए ना, इतना मेहनत कीजिए ना, इतना मेहनत कीजिए ना कि कामयाबी आपका कदम चूमे। एक साइड लोग का मेंटलिटी है प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, उसका मेंटलिटी हम जरूर बदलें। तो एक हम वीडियो बनाए थे, सोनाली नाम की एक काल्पनिक लड़की थी, उसके ऊपर वो कुछ इस प्रकार है। का सोनाली पहचानती हो? पहचान तो रही होगी तुमको याद है कि तुम्हारे पापा, हम तुमको से खाली प्यार करते थे ना, तो मेरा दाढ़ी देख के हमको रिजेक्ट कर दिए थे। काहे? दाढ़ी में काहे का, तो हम थोड़ा एजेड लगते थे, समझे, बूढ़ा टाइप में लगते थे। और क्या पता तुम्हारे पापा को कौन ऐसा चूल मचा हुआ था कि तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब का लड़का ढूंढ रहे थे। कौन लड़का? क्लर्क के जॉब करता था। अब तुम देखिए हो, ब्याह के बाद उसका बाल भी उड़ा हुआ था। हालांकि हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उससे तो थोड़ा स्मार्ट थे ना, तुमको भी सोचना चाहिए था ना। तो हमसे प्यार न की थी जी, आए तुम हमको बताओ, बार बार कहते थी लैला मजनू का उदाहरण देती थी कि देखो लैला मजनू लैला मजनू। अब अपने कहाँ चले गए हमको छोड़ करके? आए आज ये दुकान देख रही हो, वो काल्पनिक दुकान था, एक दोस्त था हमारा, तो वही हमको बताता, ये दुकान देख रही हो, आज टाटा का स्काई बेचते हैं हम, ये फ्रिज, ये टीवी, ये वॉशिंग मशीन, आज सब अपना दुकान पर रखते हैं। अब तुम्हारा जब शादी हो रहा था, तुम्हारे पापा आए थे हमारे दुकान पर, कौची लगी दहेज के सामान खरीदने के लिए। तुमको पता है तुम्हारे पापा सरकारी नौकरी के दामाद ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि जिसको रिजेक्ट किया ना है, अपना इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है। आज 5-5 गो एम्प्लॉय रखते हैं सोनाली, समझिए, 5-5 गो एम्प्लॉय रखते हैं। ये वो खाली डिब्बा काटता है, समझिए, ये वो खाली सामान उठा के रखता है, एक तो खाली बिलिंग करता है, एक वो झाड़ फूक करता है इससे बस। सोचो तुम अगर हमसे शादी कर लेती तो आज शान शौकत के साथ एग्जाम मैनेजर की कुर्सी पर बैठती ना। लेकिन नहीं, कहा पता तुम्हारे पापा को सरकारी नौकरी के चक्कर में कौन सा लॉलीपॉप मिला था कि हमको रिजेक्ट कर दिया। पर हम भी तुमसे इतना जल्दी भूलने वाले नहीं सोनाली। हम तुम्हारे पापा आए थे, हमको बोले थे ना कि बेटा इतना सामान ले रहे हैं, थोड़ा डिस्काउंट हो जाए क्या? और तुमको पता है हम तुम्हारे पापा को क्या बोले थे कि नहीं चाचा नहीं होगा। तो ये मनोरंजन के लिए हम ये एक कैरेक्टर का मतलब इजाद किए थे जिसका नाम था गरीब आशिक। कैसे एक गरीब आशिक जो इंसान है प्यार में पड़ता है और अपना नौकरी के चक्कर में जा रहा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा सा सब कुछ से उसको हाथ हो जाता है। थैंक यू सो मच। असली कहानी तो गाँव में आगे चलती है, मजा आया? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दोस्तों के सभी मेंबर को भी तहे दिल से धन्यवाद है। बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं।